महाराष्ट्र के बीजेपी नेता विनोद तावड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। आरोप लगा है कि वोटिंग से पहले पालघर के नाला सोपारा में वो पैसा बांटने पहुंचे थे। जिस होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी होटल के बाहर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पहले हंगामा किया और फिर विनोद तावड़े को घेर लिया। तावड़े के सामने ही बैग से नोट निकालकर लहराए जाने लगे और विनोद तावड़े चुपचाप सब कुछ देखते रहे। बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी क्षितिज ठाकुर का आरोप है कि तावड़े के पास से करोड़ों रुपए और उन नामों की डायरी मिली है जिसे पैसे बांटा जाना था। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तावड़े को निकाल कर ले गई। चुनाव आयोग की शिकायत पर विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पैसे से जुड़े इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को भी आरोपी बनाया है और दावा किया है कि इस मामले में सिर्फ 9,53,000 की ही बरामदगी हुई है। विनोद तावड़े से जुड़े कैशकांड पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, मोदी जी यह 5 करोड़ किसके सेब से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? सवाल उद्धव ठाकरे ने भी उठाए। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को वोट जिहाद से जोड़ा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा, ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध? ओवैसी ने एक है तो सेफ है वाले नारे पर भी तंज कसा। महाराष्ट्र में वोटिंग के एक दिन पहले कैशकांड के राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। आरोप ये भी लग रहा है कि चुनाव आयोग सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। विनोद तावड़े विपक्षियों के निशाने पर जरूर आ गए, लेकिन उनका दावा है कि होटल में पैसे बांटने जैसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की टेबल पर नोट रखे थे। काले रंग के बैग से जो लिफाफे निकले उस पर लोगों के नाम लिखे थे, लेकिन तावड़े का दावा है कि विपक्ष के आरोप गलत हैं। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। विनोद तावड़े के समर्थन में पार्टी भी खड़ी हो गई है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई। प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए। उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। वोटिंग से पहले बीजेपी कैश कांड में घिर गई है, जिसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। कैश कांड के बाद अब मारपीट का मामला भी सुर्खियों में है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें होटल के अंदर मारपीट हो रही है। होटल के अंदर लोगों की भीड़ है और कुछ लोग मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे ग्रुप गुट का दावा है कि महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी क्षितिज ठाकुर ने समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो कैश कांड के कुछ देर बाद का है। जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो शिंदे गुट का कार्यकर्ता सुदेश है। आरोप ये भी है कि क्षितिज ठाकुर के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं के बैग भी चेक किए। कल महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले अलग अलग जगहों से जो रकम बरामद की गई है वो हैरान करने वाली है। वीडियो नासिक के एक मशहूर होटल का है, जहां मंगलवार की सुबह चुनाव आयोग की टीम ने छापा मारा तो झोले में 1 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद हुए। जिस कमरे से ये रकम जब्त हुई वो शिंदे गुट की शिवसेना के नेता जयंत साठे के नाम पर बुक था। ये वीडियो पुणे का है और ट्रक में जो सामान लदा है उसमें प्रेशर कुकर है। पुलिस ने 1300 से ज्यादा प्रेशर कुकर जब्त किए हैं, जिन्हें वोटर्स के बीच बांटने की तैयारी थी। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में 860 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान जब्त किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 662 करोड़ तो झारखंड की हिस्सेदारी 198 करोड़ रुपए है। हैरानी की बात यह है कि इस बार बरामद किया गया कैश और बाकी का सामान 2019 की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र में कल वोटिंग है, लेकिन उससे पहले मौलाना और साधु संतों की एंट्री से सियासी माहौल गर्मा दिया है। आप कभी किसी तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त करते हैं या कभी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जिनके ऊपर गुस्ताखी का धब्बा लगा हुआ है?
अबू आजमी के साथ मुफ्ती सलमान का वीडियो सामने आया तो देश के अलग अलग कोनों में मौजूद मठ मंदिरों से बीजेपी के समर्थन में आवाज उठने लगी। हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। एक तरफ मौलाना खड़े हैं तो दूसरी तरफ साधु संत। आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का, वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। महायुति के लिए अगर हिंदू धर्मगुरु वोट मांग रहे हैं तो महाविकास अघाड़ी के लिए मुस्लिम धर्मगुरु खड़े हो गए हैं। भिवंडी में ओवैसी के नेता के छलके आंसू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े वारिस पठान, कहा हो सकता है मेरा आखिरी चुनाव। शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए। आप इसे राजनीति के आंसू समझे या आंसू की राजनीति, बात बराबर है। चुनाव से पहले भिवंडी से AIMIM प्रत्याशी वारिस पठान ने इमोशनल कार्ड चला। परेशान करा, प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। 2014 में वारिस पठान भाईखला सीट से विधायक बने। पिछला चुनाव भाईखला सीट से ही हारे और इस बार भिवंडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव है। उससे पहले आज बुरके पर सियासी बवाल शुरू हो गया। सियासी बवाल की वजह अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से की गई वो मांग है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंचे उनसे पुलिस बुर्का न हटाए, इससे मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कराती है। इसका मतलब फर्जी विकेशन वोटिंग का करने का उनका मंशा है। चुनाव आयोग और प्रशासन किसी को पूरा नहीं होने देगा। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कई ऐसी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन कर दिया है। यूपी के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दे डाला। अब इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। अब बीजेपी नेताओं को शौकत अली का ये बयान चुभ गया है। कांवड़ यात्रा पर शौकत अली ने जो बयान दिया है वो हिंदू सहिष्णुता का परीक्षण कर रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 60% है। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी यहां अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पालघर में छात्रों ने विशाल रंगोली बनाकर वोटर्स को जागरूक किया। तिरंगे के रंग में बना महाराष्ट्र का नक्शा और उसके चारों ओर रंगोली। पालघर में एक स्कूल के मैदान में 180 बाय 156 फीट की इस मानव रंगोली में 1,500 छात्रों ने हिस्सा लिया और इसे ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के नक्शे के भीतर आई विल वोट लिखकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था तब 62% के करीब वोटिंग हुई थी। इस बार देखना होगा कि कितने लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्या मणिपुर में एनडीए की सरकार अल्पमत में आ गई है? कांग्रेस के नेता के इस दावे ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोमवार की रात सीएम ने एनडीए के सभी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें सिर्फ 26 विधायक ही मौजूद रहे। सियासी दावे ऐसे वक्त हो रहे हैं जब एनडीए को समर्थन देने वाली एनपीपी ने पहले ही सरकार से हाथ खींच लिए हैं। जयराम रमेश ने कुछ देर बाद एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, अब हमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मिले हैं जिन्हें कथित रूप से मीटिंग में उपस्थित होने का दावा किया गया था। इसलिए एनडीए में उपस्थित विधायकों की वास्तविक संख्या सीएम सहित सिर्फ 24 ही थी।
मणिपुर में जमीनी स्तर पर लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मंत्री, नेता, यहाँ तक कि विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मची हिमाचल की राजनीति में खलबली। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में बना ये हिमाचल भवन सियासत के केंद्र में आ चुका है। मामला 2009 के लाहौल स्पीति के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। मामला रुका तो प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी ने 64 करोड़ की जमा रकम लौटाने की गुहार लगाई। 2023 में हाईकोर्ट ने बयाज के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने पालन नहीं किया, तो आदेश की अनदेखी से नाराज हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को ही जब्त करने का आदेश दे दिया। अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर माहौल गर्म है। मंडी में हिंदू संगठन सड़क पर आए और दावा किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। संजौली मस्जिद से जुड़ा विवाद अभी सुलझा भी नहीं कि मंडी में हिंदू संगठन फिर सड़क पर उतर आए। संगठन के लोगों का दावा है कि मस्जिद के पास अगर खुदाई की जाएगी तो वहां मंदिर के अवशेष मिलेंगे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मस्जिद की जमीन को कब्जे में लिया जाए ताकि बिना रोक टोक के खुदाई हो सके। सितंबर के महीने से ही मंडी के जेल रोड पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठन का दावा है कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। कुछ दिन पहले जब विवाद बढ़ा था तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध हिस्से को गिरा दिया था, लेकिन अब हिंदू संगठन के दावे के बाद विवाद दोबारा शुरू हो गया है। दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार खराब बनी हुई है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी AQI सुधारने की कोशिशें नाकाम है। मंगलवार की सुबह भी धुंध और दमघोटू हवा के साथ हुई। राष्ट्रीय राजधानी का ओवरऑल AQI 488 तक पहुंच गया। कई इलाकों में AQI का आंकड़ा 500 तक पहुंचा। सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस में मास्क बांटे और केजरीवाल पर निशाना साधा। यही हाल दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का है। ग्रेटर नोएडा में 23 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में अनिश्चित काल के लिए स्कूल पर ताला लगा है, जबकि गुरुग्राम में भी 12वीं तक की फिजिकल क्लास बंद कर दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण के साथ सियासत भी जारी है। दिल्ली सरकार ने चौथी बार केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रभावित इलाकों में कृत्रिम बारिश कराई जाए। बिहार सरकार ने टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। ये फैसला इस वजह से लिया गया है क्योंकि टीचर और शिक्षक संघ इस पॉलिसी के विरोध में थे। राज्य में टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार ने अपने ही फैसले पर हाथ पीछे खींच लिए। फिलहाल जो टीचर जहां तैनात हैं वहीं सेवाएं देते रहेंगे। जो ट्रांसफर पॉलिसी है तत्काल हम लोग इसको स्थगित रखे हुए हैं। इससे पहले आज ही पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा था। ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में औरंगाबाद के 13 टीचर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इसी फैसले के बाद बिहार सरकार ने आनन फानन में पूरी ट्रांसफर पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। इससे पुरुष टीचर तो खुश हैं, लेकिन ज्यादातर महिला टीचर फिर से मायूस हो गई हैं। गुजरात के भावनगर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। यहाँ पर 9 साल की एक बच्ची के साथ उसकी सौतेली मां ने खूब अत्याचार किया। सौतेली मां ने बच्ची के हाथ पैर बांधे, मुंह पर प्लास्टिक टेप चिपकाया, सिर के बाल काट दिए और आईब्रो तक छील दिए। आरोप है कि सौतेली मां बच्ची को भूखा रखती थी। इस घटना को सुनकर आसपास के रहने वाले भी हैरान हो गए। पड़ोसियों ने ही मामले की शिकायत की, जिसके बाद बाल कल्याण विभाग की टीम ने बच्ची को सौतेली मां के आतंक से मुक्त कराया। बच्ची ने बताया है कि उसकी सौतेली मां अक्सर उसकी पिटाई करती थी और एक हफ्ते तक भूखा रखती थी। हैरानी की बात तो यह है कि बच्ची ने अपने पिता को सारी बात बताई थी, उसके बावजूद उसका पिता खामोश रहा। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो आधी रात को महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था। ये घायल महिलाएं इसी साइको किलर के हमले का शिकार हुई हैं। रात के वक्त ये साइको किलर काला लिबास पहनकर नंगे पांव आता था और महिलाओं पर हमला कर देता था। साइको ने किसी का चेहरा बिगाड़ा तो किसी की जिंदगी खत्म कर दी। दरअसल ये साइको महिलाओं को तड़पता हुआ देखकर खुश होता था और वारदात को अंजाम देने के बाद फोन पर गर्लफ्रेंड से बात करता था। रेप के आरोप में जेल में बंद साइको अजय निषाद 6 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था।
गिरफ्तारी के बाद से ही महिलाओं और लड़कियों से वो नफरत करने लगा था और उन पर हमला करने में उसे मजा आता था। मां वैष्णो देवी के भक्तों को श्राइन बोर्ड बड़ा तोहफा देने जा रहा है। कटरा से माता वैष्णो देवी भवन परिसर तक रोपवे बनने जा रहा है, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। मां वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए 13 किलोमीटर का कठिन सफर पैदल तय करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इससे बुजुर्ग, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को भी सुविधा होगी और ज्यादा वक्त मां के दरबार जा सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने रोपवे बनाने का रास्ता साफ कर लिया है, जिससे 13 किलोमीटर का सफर मात्र 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। 2023 में 95 लाख भक्त आए थे और हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा के साथ ही हेलीकॉप्टर, घोड़ा पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार से जाया जा सकता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये सफर आसान हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गुरुवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया था, लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल अनमोल बिश्नोई को भारत से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका का ही कोई स्थानीय कारण है। सूत्र बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कुछ कमी है, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी हुई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में एनआईए को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। जांच एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई की सूचना देने वाले पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। सूत्रों के मुताबिक अनमोल को लेकर फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में हैं और इस बात की संभावनाएं तलाशी जा रही है कि अनमोल बिश्नोई को भारत कैसे लाया जाए। यूक्रेन ने रूस पर किया पहली बार अमेरिकी मिसाइलों से हमला। लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का किया इस्तेमाल। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ ही वक्त पहले रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो ये माना जाएगा कि रूस के खिलाफ युद्धों में अमेरिका की सीधी भागीदारी है। खास बात तो ये है कि लॉन्ग रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी थी और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इन मिसाइलों के इस्तेमाल की छूट दी थी। यूक्रेन के इस हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी बढ़ गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अभी पुतिन के भारत आने की तारीख तय नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि मोदी और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लगातार आ रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के साथ साथ यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के मुद्दे पर जो देश शांति का रास्ता दिखाता है, रूस उसके साथ रहता है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात बिगड़ने की संभावना पैदा हो गई है। इमरान खान की पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, जिसके चलते कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं और एक बार फिर उनकी पार्टी पीटीआई ने 24 नवंबर को बड़े स्तर पर प्रदर्शन की योजना तैयार की है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी इस्लामाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही 2 महीने तक किसी भी तरह की सभा पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद प्रशासन को डर है कि अगर इमरान के समर्थक सड़क पर उतरे तो फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हालात बिगड़ सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में कोई शातिर आपको चपत लगा सकता है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम फैंग चैन जिन है। आरोप है कि ये करीब अब तक 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि ये शातिर ठग व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सेशन और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। कुछ दिन पहले ही पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसमें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर भारी रकम ट्रांसफर करवाई गई और बाद में पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। पुलिस ने जब बैंक अकाउंट खंगालने शुरू किए तो पता चला कि करीब 100 करोड़ रुपए तक की ठगी हो चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।